हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब लोग ये कोरोना के टाइम में अच्छी तरीके से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं जीनियस क्लासेस में आज आया हूँ। पहले मैं अपना एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप शाह है और अनिरुद्ध सर से काफ़ी टाइम से मेरी बात हो रही थी कि आप लोग से डिमांड आ रही है कि बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं भी थोड़ा अपना टाइम निकाल के थोड़ा बिज़ी था। अब जब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आती है वो अब नहीं आएगी। हम इस चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे। और आईसीएसई क्लास 10th एंड 12th के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो आप लोग सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने अगर नहीं भी अच्छा किया है तो उनको भी कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। एक एग्ज़ाम की वजह से हताश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप और अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। तो फिर स्टार्ट किया जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बायोलॉजी जो सेलिना पब्लिकेशंस की है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 जो आप देखेंगे, चैप्टर 1 है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। सेल जैसे आपको पता ही है, किसी भी चीज़ का, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनती है। आपने देखा होगा कोई बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसमें सबसे छोटी चीज़ या सबसे मिनिमम क्वांटिटी या सबसे ऐसी चीज़ क्या है जो उसमें सबसे माइन्यूट लेवल पे होती है। तो उसमें आप देखोगे कि बिल्डिंग में सबसे छोटी चीज़ होती है ब्रिक, जिसको ईंट भी बोलते हैं। एक एक ईंट जब मिलती है उसको जोड़ जोड़ के ही एक पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसमें सेल होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। तो माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा गया है इसमें? माइक्रोस्कोपिक उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल को आप ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आप और चीज़ों को देख सकते हैं वैसे आप सेल को नहीं देख सकते हैं। तो सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। बिना माइक्रोस्कोप के आप सेल को नहीं देख पाएंगे। तो जब भी आप कभी बायोलॉजी लैब में जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनको देख सकते हैं। फिर दीज सेल्स परफॉर्म एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सेल्स क्या होते हैं? ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके शरीर के सारे कामों को करने में आपकी मदद करेगा। इट इज़ ऑल्सो टू नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ इन अ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जंतु जिनको बोलेंगे, जिनमें प्राण होते हैं जैसे आप बोल सकते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। बाद में जाके वो जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, बहुत ही रैपिड उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। The same cell undergoes repeated division to give rise to a large mass of cells. जैसा कि मैं कह ही रहा था आपको, further the cells get specialized for various tasks such as those to give support, producing digestive enzymes and carrying out photosynthesis. तो इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था आपको, तो क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल सेल से पहले डेवलप होगा। उसके बाद वो जो सेल होंगे वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई होंगे, 1 से 2 सेल, 2 से 4, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, इन सेल्स का जो क्या होगा, कुछ सेल्स आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल डिवाइड हुआ ऐसे ऐसे करके, इसके अंदर मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ऐसे ऐसे करके। अभी क्या होगा, ये सेल्स आपस में ऐसा करेंगे कि एक तरीके का काम करने वाले सेल जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, और दूसरी तरीके से या कुछ अलग फंक्शन या कुछ अलग तरीके का काम करने के लिए दूसरे टाइप के सेल जो होंगे वो इनसे अलग रहेंगे। इस तरीके से बॉडी में सेल्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब जब क्या होता है कि एक तरीके के सेल जो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके किडनी में भी सेल होंगे, ठीक है, या आपका ब्रेन है, ब्रेन में सेल्स होते हैं। ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक तरीके का काम करते हैं, वो एक अलग तरीके का सेल होता है। वो अलग तरीके से इस तरीके से बना हुआ है कि वो आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ या ब्रेन के इम्पल्सेस है उनको ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में लेके जाना नर्व के थ्रू, वैसा काम करते हैं। तो उसी तरीके से हर सेल अलग तरीके से स्पेशलाइज होता है।
इसी तरीके से जब बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल मिल जाते हैं तो वो एक बनाते हैं टिश्यू। तो देखिए सेल्स, एक सिंगल सेल से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद वो ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक ही तरीके का जब काम करते हैं तो वो एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सो फोर्थ एंड सो ऑन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स का एक ब्रीफ आइडिया हो गया आपके बारे में, आपको जो मैं बताया अभी। अब सेल्स की थोड़ी बहुत जो उनकी कुछ बातें हैं सेल्स के बारे में, जो कि इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 में जैसे दिया है। पहली बात जैसे ये है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी दुनिया में कोई भी अगर चीज़ जीने वाली है, जो सांस लेती है, तो वो लिविंग से, उसको हम बोलते हैं लिविंग। जो जिसमें रेस्पिरेटरी फंक्शंस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, एक वाला सिस्टम होता है, और एक रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है जिसमें बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीने वाला जंतु कोई भी होगा वो हमेशा सेल से ही बना होगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी वो सेल से नहीं बनी होंगी। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन भी आप सेल की मान सकते हैं कि सेल हमेशा किस में होगा, लिविंग बॉडीज में ही सेल होगा, सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब सेल को देखिए क्या बोला गया है, सेल को बोला है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। दो चीज़ें बता दी उन्होंने कि भैया जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब आप सोचेंगे कि भैया ये दो चीज़ें कैसे है, स्ट्रक्चरल भी है फंक्शनल भी है। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, वो बॉडी को स्ट्रक्चर देगा। मान लीजिए आपकी बॉडी है, अब मान लीजिए आपके बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स भी तो सेल से मिलके बने होंगे। अब बाइसेप का शेप कुछ अलग तरीके का होता है, आपकी थाइस का शेप कुछ अलग तरीके का होता है, चेस्ट का शेप अलग तरीके का होता है। तो बहुत सारे सेल्स जब मिले तभी तो उसने बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया। अब एक इंसान की बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, और एक जानवर की बॉडी है, मान लीजिए डॉग है या कुत्ता जो होता है, उसकी बॉडी का शेप अलग है। अगर आप और छोटा चले जाएं उसमें, जैसे बिल्ली है, उसकी शेप अलग है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके एक उसको स्ट्रक्चर देते हैं। अब फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सेल्स ही तो कर रहे हैं। आप सांस ले पा रहे हैं, वो कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि सेल्स आपकी बॉडी में जो हैं, आपके जो ये क्या बोलते हैं, लंग्स में जो सेल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरी बात बोली गई है इसमें, ऑल लिविंग बीइंग्स डेवलप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से ही जो है दुनिया में, जो पहले से ही मौजूद है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मौजूद होना। अब प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद। कोई भी सेल जो होगा वो हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के ही न्यू सेल्स आएंगे। कोई भी सेल्स अपने आप से नहीं बन पाएगा, वो पुराने सेल्स या जो पहले से सेल्स मौजूद हैं उनसे आएगा। अब जैसे हम ह्यूमन लाइफ में देख सकते हैं, जब ह्यूमन बेबी बॉर्न होते हैं तो ह्यूमन बेबी जो बॉर्न होता है वो भी जाइगोट से होता है। जैसे उस जाइगोट क्या होता है, एक सेल का एक गुच्छा सा होता है, उसी में बार बार सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, उसके बाद जाके एक ह्यूमन बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ आइडिया हो गया सेल्स के बारे में। अब थोड़ा आगे बात करते हैं सेल्स। अब देखिए, लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, अब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतने ही ज़्यादा सेल्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म इतना है तो उसमें कुछ सेल्स होंगे, अगर वो इतना ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होंगे, और इससे भी ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा होंगे। मान लीजिए ये अगर हम कैट है, इसको डॉग मान लें और इसको ह्यूमन मान लें या मैन मान लें, तो रिलेटिवली देखा जाएगा कि इससे ज़्यादा सेल्स इसमें होंगे और इससे ज़्यादा सेल्स इसमें होंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतने ज़्यादा सेल्स होंगे। अब सेल्स देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं।
सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें वो हो सकता है, जैसे हमने बात करी है ऑर्गेनिज्म, उसमें नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो ऐसे हो सकता है कि वो या तो हो सकता है सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सिर्फ एक सिंगल ही सेल होगा और ज़्यादा सेल नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल सेल होगा। जैसे छोटे माइन्यूट बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, या फिर यीस्ट एंड अमीबा। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स बैक्टीरिया, यीस्ट और अमीबिया हो गए। उसके बाद सिंगल सेल के बाद होता है मल्टी सेल्ड। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होगा वो मल्टी सेल्ड हो सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। जो सिंगल सेल होगा वो सिंगल सेल, और जो सिंगल एक सेल से ज़्यादा सेल का है वो मल्टी सेल्ड होगा। अब जितने भी आपके प्लांट्स, एनिमल्स जो भी आप देख सकते हैं आसपास, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए, वो सब मल्टी सेल्ड हैं, उनमें एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स हैं, या ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ आपको समझ ही आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेल्स के बारे में। कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल्स आर सर्टेन बैक्टीरिया या रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। बाकी लॉन्गेस्ट सेल्स, जैसे इसमें लिखा है लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि जो आपके इम्पल्सेस होते हैं या एक तरह से ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, एक जगह से आपके नर्व इम्पल्सेस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। फिर लार्जेस्ट सेल्स आर बर्ड सेल्स, जैसे ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सेल माना जाता है, तो वो एक लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़े सर्टेन फैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। फिर सेल की शेप्स के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट शेप्स के सेल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सर्कुलर होते हैं और बाइकॉन्केव होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये ताकि इनका जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरी के अंदर हैं ये आराम से मूव कर सकें, और जो इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का वो उसको कर सकें, ठीक है। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वह एमीबॉइड सेल्स होते हैं, क्योंकि एमीबा की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अमीबा का स्ट्रक्चर आपके हैंड के जैसा होता है, जैसे यहाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ होता है, फिंगर लाइक, इसमें प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरीके का कुछ होता है, ये इसको अमीबा बोलते हैं। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब जो आपकी जो बॉडी होती है ये अलग अलग इसमें जो होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग, जैसे नर्व्स होती हैं, उसी तरीके से कैपिलरी होती हैं, आर्टरीज होती हैं। अब इसमें जो कैपिलरी होती है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होती है। अब इसके अंदर इतनी फाइन जो ट्यूब्स होगी उसके अंदर मूव करने के लिए अगर सेल साइज़ बड़ा होगा, मान लीजिए आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का साइज़ बड़ा होगा, तो कैपिलरी के अंदर तो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए इनका साइज़ छोटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये ईजी ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। आगे जैसे बात करें, नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत दूर से और काफ़ी दूर तक सिग्नल इनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये ऐसी रफ स्केच बना रहा हूँ। अब ये ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है। अब जितने भी सिग्नल्स होते हैं बॉडी को, वो ब्रेन से ही तो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका हाथ है, अब अगर आपके हाथ पे कांटा चुभा, कोई मान लीजिए आप कोई फूल तोड़ रहे थे और कांटा चुभा, तो कांटा चुभता है तो आप एकदम से हाथ अपना हटा लेते हैं ना, तो वो प्रोसेस कैसे होता है? वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है,
होता कैसे, जैसे जैसे आपको कांटा चुभता है तो आपके यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे अगर ये हम ह्यूमन बॉडी है, ये ब्रेन है और ये बॉडी पार्ट्स है उसके, ये हैंड है, हैंड में मान लीजिए अगर एक कांटा आपको लगता है तो देखा होगा आपने कि जैसे आपको कोई चीज़ चुभती है या आपका हाथ सर्टेनली कहीं जैसे आपको करंट लगा या जल गया तो आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं वो एक सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। तो सिग्नल वो जब ब्रेन को भेजते हैं तो वो सिग्नल यहाँ पे जितने भी आपके नर्व सेल्स होते हैं उसके थ्रू होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुँचता है। तो नर्व सेल्स का ये फंक्शन होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो एक सिग्नल होता है उसको भेजते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स बनाता है कि आपको हाथ मसल्स को देता है वो सिग्नल, तो आपकी मसल्स वर्क करती है और आपका हाथ वहाँ से हटाने को बोला जाता है। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको पता लग सकता है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल जैसे ब्रेन जैसे ये नर्व सेल्स होते हैं, वो एक नर्व सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं। तो उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। वो क्या कर रहे हैं, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ा होता है, वो दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है, ऐसे करके एक नेटवर्क बना होता है बहुत सारे नर्व सेल का। इस तरीके से एक नेटवर्क बना होता है, एक जाला जैसा बना होता है। तो एक जगह से जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है इस तरह से मूव करता हुआ ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से फिर वो प्रोसेस होके वापस आता है। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का बना होता है। जैसे कि आप इसमें बुक में जो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक ये डायग्राम दिया है, इसमें आपको देख के बहुत अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अभी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि मुझे बुलाया इसलिए गया है ताकि मैं ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको ईजिली बता दूँ। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर जो बेसिकली मिलके बना हुआ है वो 3 चीज़ों से बना है। ठीक है, सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म, जैसा आपने देखा, और साइटोप्लाज्म के बाद आता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का बना होता है। तो जैसे इन दोनों आप सेलों में देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ही इसी तरह की सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो जनरली सपोर्ट देने का है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है आपकी ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज क्या होती है, जैसे आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल्स के अंदर भी तो कुछ फंक्शंस करने के लिए कुछ छोटी छोटी मतलब ऑर्गन्स होंगे, तो उसी तरीके से उनको ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, क्योंकि सेल को भी तो कुछ सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब अगर जैसे कि हम मान लीजिए किडनी सेल है, तो किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं, तो उनको वो भी एक स्पेशलाइज सेल है, उसको फंक्शन करने के लिए कुछ ऐसी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए ना, कुछ ऐसे पार्ट्स चाहिए जो उसको वो फंक्शन करने में हेल्प करें। जैसे आपके बॉडी को चलने के लिए आपको हार्ट भी चाहिए, ठीक है, आपको लंग्स भी चाहिए, आपको लिवर भी चाहिए, सब कुछ ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये जब तक साथ में काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेलीज होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या होती है, छोटे छोटे सेल के ही उस एक तरीके से ऑर्गन्स होते हैं जो एक लिक्विड में या सेमी लिक्विड जो एक ये होता है फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये लिविंग फ्लूइड होता है, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्ट्रक्चर जो आता है वो सेल का होता है न्यूक्लियस, जो कि जनरली सेल के सेंटर में ही होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का एक तरीके से ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे आपका ब्रेन है वैसे ही भाई एक सेल का भी तो ब्रेन होगा। सेल अपने आप से कोई काम थोड़ी करेगा, उसके अंदर भी तो कोई उसको बताने वाला होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने वाला होगा। तो इसी तरीके से ये हो गया तीसरा न्यूक्लियस। अब जनरली ये किसी भी सेल के अंदर किस तरीके से किस ऑर्डर में प्लेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
इसको मैंने एन से डिनोट कर दिया। न्यूक्लियस के बाद सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जितना भी स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ये स्पेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं है, यही चीज़ आपको बुक में दिखाई गई है। इसको बुक में कैसे दिखाया गया है, देखिए ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में देख लीजिए, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए सबसे अंदर ये न्यूक्लियस हो गया है, ठीक है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, या बोल सकते हैं सेल के ऑर्गन्स, ठीक है। अब ऑर्गन्स तो नहीं बोल सकते उनको, इसलिए उनको ऑर्गेनेलीज बोला जाता है क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनेली है। गोल्जी बॉडीज हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। और ये ऑर्गेनेलीज जिस सेमी लिक्विड फॉर्म में जिसमें ये फ्लोट करती हैं, लिविंग फ्लूइड होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सेम चीज़ प्लांट सेल में भी दे रखी है, देखिए प्लांट सेल में भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा शिफ्टेड है, ठीक है। तो जनरली वैसे तो सेंटर में ही होता है, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है वो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ही होता है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर जो बाउंड्री है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये आपका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ये आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। देखिए जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई थी सेम, उसमें कॉमन चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेगी। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज़ हैं। अब इन चीज़ों के फंक्शंस ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मेन चीज़ नोट करने वाली अभी यही थी कि मेन स्ट्रक्चर जो है उसमें तीन चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेन क्योंकि जीती जाती मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब पोर्स क्यों होते हैं भाई, सेल्स के अंदर कुछ अंदर जाना होगा या कुछ बाहर जाना होगा, इसीलिए उसमें पोर्स होते हैं ताकि वो अंदर बाहर हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है, ठीक है। अब सेमी परमेबल क्यों होती है, देखो दो तरीके की मेम्ब्रेन होती हैं, परमेबल, ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन, और एक होती है सेमी परमेबल। अब सेमी परमेबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल है। परमेबल क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सारे फ्लूइड्स को आने जाने में मदद करे या किसी भी चीज़ को नहीं रोके, उसको बोलेंगे परमेबल मेम्ब्रेन। ऑल मैटर को आने जाने देगी, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये क्या करेगी, ये सेलेक्टिव ही मैटर को सेल के अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमेबल टाइप की है। इसका मतलब क्या करेगी, ये किसी पर्टिकुलर फ्लूइड को या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी, ठीक है। ये इसलिए इसको, अब इसका फंक्शन सेमी परमेबल इसको क्यों बना है, ये क्यों है सेमी परमेबल, ताकि ये सेल को बचा सके, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस उसमें ना आ सके, है ना। इसीलिए एक तरीके से ये क्या है, आपके सेल की गार्ड है। जैसे किसी ऑफिस के बाहर या कहीं पे गार्ड रखा जाता है ना, वो काहे के लिए रखा जाता है कि वो वहाँ पे हर चीज़ को सुरक्षित रखे। उसी तरीके से सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक आपने यहाँ देखा होगा कि सर बता रहे थे यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एक प्लांट सेल का एक एक्स्ट्रा फीचर है, या इसको बोलेंगे कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती है सेल पर। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये तो लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो ये सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ये एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होगी ये हमेशा प्लांट सेल में ही मौजूद होगी, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा है कि ये जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि ये क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है।
ये एक एडिशनल सपोर्ट देने के लिए होती है स्ट्रक्चर को सेल के। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या देती है? शेप और रिजिडिटी देती है, ठीक है। तो रिजिडिटी देती है और शेप देती है, ठीक है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? उसको एक स्ट्रेंथ देना, ठीक है। अब देखा होगा आपने, फुटबॉल होती है, फुटबॉल में अगर आप हवा कम भरेंगे तो वो रिजिड नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर आप फुटबॉल में हवा बिल्कुल पूरी तरीके से भर के रखेंगे तो वो रिजिड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो उसी तरीके से सेल वॉल का क्या फंक्शन है? ये रिजिडिटी वाला। और शेप भी, अब जब रिजिडिटी हो जाएगी तो उसमें शेप भी आ जाएगी। जैसे अगर फुटबॉल पूरी तरीके से फूली भी नहीं होगी तो उसकी शेप कैसे आएगी? जो राउंड वाली शेप आती है, ठीक है। तो सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन होगा? एक तो रिजिडिटी देना और एक शेप देना, ठीक है। अब आते हैं हम बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर, सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा और न्यूक्लियस के बाहर होगा। ये सेमी लिक्विड होता है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था। और क्या होता है? जो कि मैनी केमिकल रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स अकर इन इट। जितनी भी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनेलिज, मतलब सीधी सी बात है, जब सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं, जो कि छोटे छोटे एक तरीके से सेल के ऑर्गन्स हैं, जब वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हैं तो केमिकल रिएक्शन जितनी भी होंगी एंजाइम्स की वजह से, वो सब भी तो इसी में ही होंगी, है ना। ये बस सिंपल सी बात है, बस थोड़ा ऐसे लिख देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, मैं बता रहा था कि ऑर्गेनेलिज होती है, जो कि हर ऑर्गेनेलिज का कुछ ना कुछ अलग फंक्शन होता है, जो कि मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा कि जो इतनी सारी अब ये जो चीज़ें आपको ऊपर सेल के स्ट्रक्चर में दिखाई गई थी, उनका फंक्शन क्या क्या होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है, और जो ये जो द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेलिज, ठीक है, इज कॉल्ड साइटोसोल्स। अब जब आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल का स्ट्रक्चर में ये आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर जब न्यूक्लियस है, इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, न्यूक्लियस। अब इसके जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो था वो साइटोप्लाज्म था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज थी, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, या छोटे छोटे ऑर्गन सेल के बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस सेमी लिक्विड टाइप का जो ये साइटोप्लाज्म है, उसमें ये ऑर्गेनेलिज है और ये सेमी लिक्विड भी है। तो ये ऑर्गेनेलिज को हटा दें अगर, तो बाकी जो चीज़ बचती है साइटोप्लाज्म में, उसको साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है इन्होंने, उसको साइटोसोल बोलते हैं। ये मेनली क्या होता है? एक लिक्विड ही होता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, विच कंस्टिट्यूट मेनली द लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अब न्यूक्लियस इज अ लार्ज समवॉट स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था, जनरली सेंटर में होता है, लेकिन देखिए प्लांट सेल में आपने देखा थोड़ा साइड में भी है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेयर्ड रहती है, इसकी डबल लेयर्ड रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से मैंने बताया था कि ये सेल का ब्रेन के जैसा है, तो अगर ब्रेन के जैसा है तो उसको प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी ना। अब जैसे ये न्यूक्लियस है सेल का, इसके अंदर डबल लेयर्ड, ये बाहर से इसमें एक लेयर और एक लेयर और होती है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक तरीके से आप सोचोगे कि ये सेल के अंदर एक सेल हो गया। हाँ, उसी तरीके से जैसे सेल को स्ट्रक्चर और रिजिडिटी देने के लिए, शेप और रिजिडिटी देने के लिए सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही न्यूक्लियस को भी रिजिडिटी और शेप देने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। यही चीज़ इसमें बताई है, ठीक है। ये आप इस स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ताकि इसके अंदर का मैटर जो है वो साइटोप्लाज्म में जा सके। जैसे यहाँ पे इसमें माइक्रोपोर्स होंगे, इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या फंक्शन करेंगे? ताकि यहाँ का जो मैटर है वो न्यूक्लियस तक आ सके और न्यूक्लियस से बाहर जा सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये देखो छोटा सा पोर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया। जैसे साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड टाइप का मीडियम है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए क्या है? क्रोमैटिन नेटवर्क है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या दिया है।
द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो मैं बता ही रहा था आपको, न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये राउंड शेप न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलाई जैसे ये राउंड शेप है। अगर ये सिंगल होगा तो इसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा होंगे तो उनको न्यूक्लियोलाई बोला जाएगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर एक डार्क कलर के फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन फाइबर का जो नेटवर्क होता है ये किस काम में आता है, ये क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, जब एक सेल से टूट के दूसरा सेल बनेगा, उस टाइम पे जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो क्या होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं, अपने कंटेन करते हैं अपने अंदर। जैसे अगर मान लीजिए किसी पेरेंट से मान लो कोई चाइल्ड होता है, तो उस चाइल्ड के अंदर जो होंगे क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरेंट्स से आए होंगे, तो उन पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जैसे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, वो जीन्स के थ्रू आते हैं। तो जीन्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो पास ऑन होती है पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। या हम कह सकते हैं अगर सेल की बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में, अगर एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बन रहे हैं, उससे एक और नया सेल बन रहा है, तो जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जो चाइल्ड सेल होगा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, तो उसमें जो होंगे क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे ये कंडेंस होकर उसमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, ये अभी तो जैसे एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब सेल डिवीजन होगा तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर होगा सेल डिवीजन के टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन जो भी पेरेंट सेल से दूसरे जो उसका चाइल्ड सेल होगा, पेरेंट सेल से जो नया सेल निकल के बना है उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स पास ऑन हो जाएंगे चाइल्ड सेल। ठीक है, देखिए ये इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, दो पैर हैं क्रोमोसोम्स के, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैंने बोला था मैं सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है, जैसे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका था न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस को एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन इसको मैंने बताया, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या था, साइटोप्लाज्म था। ठीक है, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जनरली हम प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में जनरली ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन वैसे दोनों की अगर बात करेंगे तो हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी सॉलिड यहाँ पे ये पूरा फिल्ड रहता है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक तरीके से सेल के ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को काम करने में मदद करते हैं या कोई फंक्शन परफॉर्म करने में उसकी सहायता करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होंगी या सिर्फ एनिमल सेल में होंगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन सी ऑर्गेनेली प्लांट सेल में है और कौन सी ऑर्गेनेली एनिमल सेल में है, या दोनों में कौन सी है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये डेफिनेशन में दिया, ऑर्गेनेलीज आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन अ सेल कंसर्न्ड विद डेफिनेट फंक्शन। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनेलीज क्या होती है, डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करती है। और क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड क्यों है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक मेम्ब्रेन ही तो है, एक मेम्ब्रेन के अंदर ये है सारी सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस के बाहर है, तो ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, और क्या करती है, एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करती है। जस्ट देयर एज देयर आर ऑर्गन्स इन द बॉडी, सो आर द ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल। जैसे बॉडीज के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। Just as each body performs one or more special functions, similarly each organelle has a specific function in a cell.
तो हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक सेल के अंदर एक अलग तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज कैसी क्या क्या हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियोलस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये बहुत सारी एटसेट्रा एंड एटसेट्रा बहुत सारे टाइप की जो है ऑर्गेनेलीज है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अब इनके फंक्शंस क्या है ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो एक बाय वन करके हम पहले ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, और मैं ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी जो ऑर्गेनेली जो है वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में है, कौन सी सिर्फ प्लांट सेल में है और कौन सी सिर्फ एनिमल सेल में है। जो बोध में होंगी दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में, उनमें मैं बी लिखूँगा, जो सिर्फ प्लांट सेल में होगा उसको बी लिखूँगा, और जो एनिमल सेल में होगा उसको ए लिखूँगा। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी ऑर्गेनेली दोनों में है, कौन सी सिर्फ प्लांट सेल में है और कौन सी सिर्फ एनिमल सेल में, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए सबसे पहले आ गई सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है, सेल को स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है और स्ट्रेंथ देती है, ताकि वो अपनी एक शेप मेंटेन करके रख सके, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, पोर्स भी होते हैं। पोर्स की मदद से क्या होगा, बाहर से जो भी होगा, मतलब लिक्विड होगा या मटेरियल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे वो अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे मैंने बताया था, सेमी परमेबल मतलब कि कुछ चीज़ों को ही अंदर से बाहर जाने देगी, सारी चीज़ों को नहीं जाने देगी, सेलेक्टिव मैटर को ही अंदर बाहर करने देगी, अंदर से बाहर जाने देगी, ठीक है। देखो ये क्या है, आउटर मोस्ट इन सेल एनिमल सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो मैं बता दूं ये दोनों में होती है, तो इसमें मैं बी लिख देता हूँ, फोर्थ, ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स में क्या है, सबसे बाहर होती है, ठीक है। अब लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में एक स्पेशल इसका फीचर होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो सेल वॉल, जिस भी सेल में अगर सेल वॉल भी होगी तो सेल वॉल हमेशा जो होगी सेल मेम्ब्रेन से पहले आएगी। तो अगर ये सेल है तो ये सबसे पहले सेल वॉल आएगी और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। तो प्लांट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स, वरना एक साथ ही लिख देता कि आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। लेकिन एक प्लांट सेल जो होता है थोड़ा अलग टाइप का सेल होता है, उसमें सेल वॉल भी होती है, इसीलिए इन्होंने लिख दिया आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स। लेकिन लिखा है लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल के जस्ट नीचे होगी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर वो सेल वॉल है, ठीक है। वेरी थिन फ्लेक्सिबल और लिविंग मेम्ब्रेन, ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। पोसेसेस फाइन पोर्स, ये मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होंगे, पोर्स होंगे, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है और बाहर जा सकता है। सेमी परमेबल होती है, सेमी परमेबल मतलब आधी परमेबल, मतलब कुछ चीज़ों को तो ये अंदर जाने देगी साइटोप्लाज्म में और बाहर आने देगी, लेकिन हर चीज़ को नहीं आने जाने देगी, ठीक है। फिर ये मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, सेपरेट कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर सेल वॉल मौजूद ना होती, या मतलब सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं होती, तो आपकी जो सेल ऑर्गेनेलिज है ये तो एक जगह में रह ही नहीं पाती, इधर से उधर कहीं भी हो जाती। तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन सेल का जो कंटेंट होता है, उसका न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको होल्ड करके रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये सब तो बाहर निकल जाता, ठीक है। तो ये क्या करती है, सेल के कंटेंट को सेपरेट करके रखती है सराउंडिंग से। अब ये क्या करती है, रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, ठीक है। अब क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए क्या सोचेगी कि किस चीज़ को मुझे अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना, हर चीज़ को नहीं जाने देगी। तो सॉल्यूट्स और आयंस के एंट्री को ये रेगुलेट करेगी सेल के अंदर, ठीक है। मेंटेन्स शेप ऑफ सेल इन एनिमल सेल,
एनिमल सेल में क्या करेगी, ये शेप बना के रखेगी, क्योंकि ये शेप वाला फंक्शन प्लांट सेल में तो क्या सेल वॉल करता है, मतलब परफॉर्म करता है। शेप वाला जो फीचर होता है प्लांट सेल में कौन करेगा, सेल वॉल शेप के लिए, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन करेगी, सेल मेम्ब्रेन शेप के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल बताया था कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो सेल वॉल जो है, अब नेक्स्ट हमारी जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ पी का मतलब सिर्फ प्लांट सेल, ठीक है। ये नॉन लिविंग है और रिजिड लेयर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की आउटर पे ये होगी, वो सराउंड करती है, ये वाली होगी सेल वॉल, ठीक है। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग मेम्ब्रेन है, लिविंग है और सेमी परमेबल है। ये चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है, इसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है, और ये क्या है, फ्रीली परमेबल है, मतलब ये हर चीज़ को अंदर बाहर जाने देगी, ठीक है। अब मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बनी होती है, फ्रीली परमेबल है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। अब जो फंक्शन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही थी, क्या चीज़, शेप, रिजिडिटी और शेप देने का, अब वही फंक्शन प्लांट सेल में कौन करता है, सेल वॉल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी एंट्रेंस। ये क्या करता है, सभी तरीके के सॉल्यूशन को एंटर और लीव करने में सेल के अंदर या बाहर साइटोप्लाज्म में जाने के लिए प्लांट सेल में विदाउट हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के जाने देता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रीली परमेबल है, फ्रीली परमेबल है। और क्या देता है, साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन क्यों देता है, क्योंकि ये बाउंड्री पे है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के को कवर कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन को भी एक एक्स्ट्रा ये सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी छोटा छोटा करके। अब साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म में मैं लिखूंगा बी का मतलब बोथ, ये दोनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेल में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के ऊपर ही तो ऑर्गेनेलीज जो है सेल की वो तैरेंगी, जितनी सारी ये सारी ऑर्गेनेलीज है साइटोप्लाज्म के ऊपर ही तो टिकी रहती हैं, ठीक है। देखिए, ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर, ये अगर सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये लिक्विड, सेमी सॉलिड जो होता है लिक्विड, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या मिक्सचर होता है, वाटर एंड सोल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज इसी के अंदर होगी साइटोप्लाज्म में, और एक मिक्सचर होगा वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप बार बार आता है ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को। तो इनऑर्गेनिक क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें एक्सेप्ट कार्बन, ऐसे मेनली तो कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होता है। तो लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, उनमें कार्बन नहीं होगा, जो कार्बन से नहीं बने होंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, जो कार्बन, मेनली कार्बन और उनमें हाइड्रोजन भी होता है, उससे कंपोज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सचर होता है वाटर एंड सोल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस ऑर्गेनेल, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंटेंट इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब सेल के ये साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी बॉडीज भी हैं। तो इतनी सारी जब ऑर्गेनेलीज हैं तो उनका कुछ अलग अलग फंक्शन ही तो होगा।
तो इसके अंदर जो जितनी भी सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, वरना एक ही तरह की ऑर्गेनेलिज ना होती, अलग अलग ऑर्गेनेलिज क्यों दी है? इसीलिए दी होंगी कि कुछ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होगा, है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है और लीवर है, लंग्स हैं, ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी सेल्स में पहुंचाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी तरफ खींचता है। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स क्या करते हैं? जो आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं, यही होता है। तो अलग अलग ऑर्गन जिस तरीके से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनेली का एक अलग अपना ही एक अलग फंक्शन होता है। अब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ठीक है। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जो एक्टिविटीज़ होंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, ठीक है। मीडियम ऑफ अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या है? एक मीडियम है अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन भी क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे बॉडी में या सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक मीडियम, एक मतलब एक उसको एक ऐसी जगह देता है, या पहले कुछ ऐसे अर्लियर जो रेस्पिरेशन होने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इसको बस इतना ही ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी मैं बी लिख देता हूँ। बी का मतलब बोथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? दोनों में ही होगा, ये प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, ठीक है। अब ये होता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये देखिए इसमें दिखा रखा है, ये ऐसे ऐसे करके इर्रेगुलर सा होता है, रेगुलर नहीं है, देखिए ना, कहीं पे भी कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, इसीलिए इर्रेगुलर, ठीक है। इर्रेगुलर नेटवर्क होता है ये ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन का। ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, और एक ट्यूब की तरह डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इर्रेगुलर नेटवर्क होता है, ठीक है। अब इट इज कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। अब क्या होता है? जैसे सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से लगती हुई ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस से लगती हुई होगी। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगती हुई होंगी, और यहाँ पे ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से भी लगती हुई होती है ऐसे करके, इसीलिए यहाँ से लिखा है इट इज कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड से क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से आ रही है, और इनसाइड से क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जैसे ये एन से न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टच होती हुई, और इनसाइड से और आउटसाइड से क्या है? सेल मेम्ब्रेन से टच होती हुई ये निकलती हैं। अब ये रफ स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है, ठीक है। अब स्मूथ और रफ कैसे होती है? इसमें अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ग्रैन्यूल्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें ये ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर मान लीजिए किसी भी कोई भी अगर एक ऐसे करके शीट है, इसके ऊपर मैं छोटे छोटे ऐसे कण या पत्थर के टुकड़े डाल दूँ, और इसके ऊपर अगर आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो ये आपको खुरदरा सा लगेगा ना। उसी तरीके से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये गोल्जी बॉडीज़ जो हैं, नहीं सॉरी गोल्जी बॉडीज़ नहीं, राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स अगर होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, क्योंकि वो उसका सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा। और अगर ये राइबोसोम नहीं होंगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये भी एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है फॉर द सेल। ये कैसे सपोर्ट कर रहा है? अब जब ये न्यूक्लियस से लेकर ये आगे तक एक्सटेंड होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, तो ये क्या करता है? एक ये स्ट्रक्चर या एक सपोर्ट देता है, ठीक है, ताकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस में से जुड़ ना जाए और ये एक्सपेंडेड रहे, ठीक है। ये सेल का स्ट्रक्चर क्या है? एक्सपेंडेड रहे, खुला खुला रहे, और सारी ऑर्गेनेलिज, अब सारी ऑर्गेनेलिज जो इसके अंदर है उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना काम करने के लिए। अब ये स्पेस ऐसा मेंटेन नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनेलिज काम नहीं कर पाएंगे ढंग से, इसीलिए क्या करता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है सेल को, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो प्रोटीन और फैट जो होते हैं उनका सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन और फैट का प्रोडक्शन भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए, अगर ये आपको देखना है तो यहाँ
देखिए यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आप ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एनिमल सेल में है, ठीक है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही, ठीक है। अब ये देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से ये ग्रैन्यूल्स से जो है राइबोसोम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर एनिमल सेल में देखें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स या जो ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ देखिए ये दाने दाने छोटे छोटे से दाने दाने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा था ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ते हुए ये जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर आते हुए कहाँ सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बस ये हो गए। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में दिख रहा है, ये एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो दूसरी नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस पर भी मैं बी लिखूंगा। बी क्यों लिखूंगा, क्योंकि दोनों में प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है, वेरियस शेप्स बट यूजुअली सॉसेज लाइक, बहुत सारी शेप में होती है लेकिन जनरली क्या होता है सॉसेज के जैसा होता है। सॉसेज के जैसे आपने वो खाया होगा, हॉट डॉग होता है, हॉट डॉग की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसको ऐसे कट करेंगे तो इस तरीके का होता है, तो सॉसेज शेप का होता है जनरली, ठीक है। डबल वॉल्ड होता है, 2 वॉल होती है इसमें, इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स। इनर जो वॉल है ये देखो फोल्ड्स बने हुए हैं इसके, ऐसे ऐसे करके ये टेढ़े मेढ़े से जो बने हुए हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ये जो इनर वॉल फोल्डेड इनर वॉल होती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। हैव देयर ओन डीएनए, इनका अपना खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, ओन राइबोसोम। और मेन फंक्शन क्या होता है इनका, ये इनको पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस, अब किसी चीज़ को पावर हाउस बोलेंगे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पावर जनरेट हो रही होगी, है ना। जैसे आपके घर में बिजली आती है, वो किसी पावर हाउस से आती है ना, उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से बिजली आपके घर में आ रही है, उसी से आपके सारे जो घर के सामान जो भी उपकरण है बिजली से चलने वाले वो चलते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। याद रखने के लिए याद भी रख सकते हैं, ठीक है। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया था, रेस्पिरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प के से जहाँ पे रेस्पिरेशन होगा उसको एरोबिक बोलते हैं। और अगर इसके आगे ए एन लगा दें तो एनएरोबिक हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए सेकंड फंक्शन के सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब जो रेस्पिरेशन करने के लिए, जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कराने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि ये पावर हाउस इसको सेल का बोलते हैं, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए गोल्जी बॉडीज ये होती है सिर्फ एनिमल सेल्स में, तो इसमें मैं लिख देता हूँ ए का मतलब एनिमल सेल्स। और अगर ये प्लांट सेल में होगी, एक मिनट, अब एनिमल सेल में जो है इनको गोल्जी बॉडीज बोला जाता है, ठीक है, गोल्जी या गोल्गी आप जो भी बोलना चाहें। और प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में इनको डिक्टियोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। होती है दोनों में ही है, ठीक है, बोथ, लेकिन एनिमल सेल में तो गोल्जी बॉडीज बोलते हैं और डिक्टियोसोम्स इसको बोलते हैं प्लांट सेल, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं, मतलब सैक मतलब थैले के जैसे, ठीक है। तो थैले के जैसे ये फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड मतलब जैसे प्रेस कर रखा हो, इनको ऊपर से दबा रखा हो, जैसे इस तरीके से ये दबा दिया, इस तरीके से ऐसे दबा, इस तरीके से
स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ट्यूब्स होंगी, वेसिकल्स कुछ अलग अलग सी शेप्स, वैक्यूल्स मतलब स्पेसेस होंगे इनमें। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। ये क्या करेंगे? एंजाइम्स, बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं सेल के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, उनका ये सिंथेसिस करते हैं, उनको बनाते हैं, और सिक्रेशन मतलब उनको प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल का जो एक्रोसोम होता है उसका एक पार्ट होता है। एक्रोसोम क्या होता है उसका? अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? मैंने बताया था स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। अब देखिए इसमें उसमें क्या लिखा है? स्मॉल ग्रेन्यूल्स ईदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो कि बताया था आपको। जैसे कि अब इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे अगर सेल का ये फिगर देखें हम, ऊपर अगर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो छोटे छोटे डॉट डॉट से लगे हुए हैं इन्हीं को राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो सकते हैं या फ्रीली ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीजें होती हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। इसमें राइबोसोम कहीं भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इसमें, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये डेंस स्फेरिकल बॉडी कंपोज मेनली ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेनस सैक्स होती हैं बॉडीड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। तो जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उससे ही निकलती हुई ये एक थैले के जैसी, ठीक है, जैसे एक थैला होता है, थैले के जैसी मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और एक थैले के जैसी होती है, ठीक है। कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इनके अंदर ऑलमोस्ट 40 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो सेल के अंदर परफॉर्म होती है उनको करने में हेल्प करते हैं। अब लाइसोसोम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? देखिए सबसे पहला होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इंटर और इंट्रा, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इंटर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है। और इंट्रा का मतलब होता है एक ही के अंदर, ठीक है। जब हम इंट्रा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर। और इंटर की बात करेंगे तो एक सेल से दूसरे सेल। अब ये कह रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होगा एक सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है मेनली उसमें डाइजेशन ही होता है, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं या ग्लूकोज मॉलिक्यूल को से क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम्स का और क्या फंक्शन होता है? ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। अब सेल के अंदर क्या होते हैं? कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, तो उन फॉरेन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं ये लाइसोसोम्स? उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको खा जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सेल जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है। When cell is old or injured, these rapidly destroy organelles. जब क्या होता है? सेल हमारा बूढ़ा हो जाता है या थोड़ा इंजर्ड होता है, थोड़ा मान लो उसमें कोई सेल में इंजरी होगी, तो ये क्या करेंगे? लाइसोसोम्स क्या करेंगे? ये फटाफट क्या करेंगे? ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर और सारी ऑर्गेनेल्स हो गई, जैसे गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसको ये खा जाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, ठीक है। सुसाइड बैग्स, सुसाइड बैग। सुसाइड का मतलब क्या होता है? सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी करना, ठीक है।
तो सेल कैसे खुदकशी करेगा? अगर ये लाइसोसोम्स जो है ये रैपिडली अगर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज को खा जाएंगे तो सेल तो मर जाएगा, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। अगर ये बैग खुल गया और इसमें से लाइसोसोम्स जो है बाहर निकल गए तो ये क्या करेंगे, सारी सेल ऑर्गेनेलीज को खा जाएंगे और सेल डेड हो जाएगा। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सुसाइड बैग्स किसको बोलते हैं सेल में, ठीक है? तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग बोलते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अब जब बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, बोन में कार्टिलेजेस होते हैं और बोन तो होती है। कार्टिलेज क्या होते हैं, जो दो बोन को जोड़ते हैं, या सॉफ्ट बोन्स जो होती है ना उनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ जब बोन्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम के जो कार्टिलेजेस होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम, ठीक है? अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है हमारी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है? इसमें मैं ए लिख देता हूँ कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट। अब ये क्या होते हैं, अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास जो एक रीजन होता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल के आसपास होते हैं ये सेंट्रोसोम, ठीक है? ओके, जैसे ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स के आसपास ये जो है ये अलग दिख रहा है आपको गोल गोल सा, ये सेंट्रोसोम होते हैं। कंटेन्स वन और टू सेंट्रियोल। इनके अंदर देखो एक या दो सेंट्रियोल है, देखो इसमें जैसे दिख रहा है, इसमें दो सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों सेंट्रियोल के सराउंडिंग में जो है इनको सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनके आसपास क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन हमारा होता है, एक सेल से जब टूट के दो सेल बनते हैं जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं, तो उसको इनिशिएट करता है सेंट्रोसोम। फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स, ठीक है? ये फंक्शन आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होगा ये सिर्फ आपका प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है? अब क्या होते हैं, सेवरल काइंड्स, मोस्ट कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। प्लास्टिड अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है? लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट सेल्स में जो होगा, इसी के अंदर जो होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है हमारा क्लोरोफिल होगा। ये क्लोरोफिल किस चीज के अंदर होता है, ये ज़ैंथोफिल्स होते हैं, सॉरी मैडम। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे करके ये डिस्क होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे ऐसे करके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो इन थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है? तो क्लोरोफिल की हेल्प से ही क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो फूड होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा है सेवरल काइंड्स, मोस्ट कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कंटेन डीएनए। ये डबल मेम्ब्रेन होंगे, दो मेम्ब्रेन होंगे, इसमें प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है और इनके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है, ठीक है? डीएनए क्या होता है, डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल। देखिए अलग-अलग डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स हैं, उनके अलग-अलग फंक्शन है। तो देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्या करता है, ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या करेगा, उनको फूड बनाने में, प्लांट जो फूड बनाते हैं उसमें हेल्प करेगा। ओके, फिर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब जहाँ भी क्रोम होता है, क्रोम का मतलब कलर होता है, ठीक है? कहीं पे भी ऐसे क्रोम करके लिखा हो, क्रोम का मतलब जो है जनरली कलर। ओके, तो इससे थोड़ा लॉजिक आप लगा सकते हो, कहीं पे क्रोम हो तो थोड़ा आप आंसर में लिख सकते हैं कि कलर से रिलेटेड ही हो। तो ये क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है ये किसी भी प्लांट में जो उसके फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उनको कलर प्रोवाइड करने की मदद करता है। Imparts color to flowers and fruits
कंटेन द पिगमेंट ज़ैंथोफिल्स। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या पिगमेंट होता है? ज़ैंथोफिल, जो येलो कलर पिगमेंट होता है, और कैरोटीन होते हैं जो ऑरेंज और रेड पिगमेंट होता है। ओके, अब देखो एंथोसाइनिन पिगमेंट इज डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, ब्लू वायलेट कलर। अब ये जो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है, ये जो साइटोप्लाज्म सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है, ये ब्लू वायलेट कलर का होता है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। जो मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ही जो होता है क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो बाद में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम। ओके, अब ये न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, सबसे बड़ी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो यही है, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस। ये गोल गोल होती है और बहुत ही घनत्व इसका बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स टू अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव। अब मैंने बताया था आपको न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर, जैसे न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस से आंसर डिनोट कर रहा हूं, उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पे पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर जा सकता है और कोई भी सब्सटेंस जो है अंदर से बाहर भी आ सकता है। अब और ठीक है, contains network of thread-like structure called chromatin fiber which contains DNA। तो इसके अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही मैंने बताया था आपको क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं बाद में सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। जीन्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जैसे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है कौन, पेरेंट पेरेंट सेल टू ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं उसको, चाइल्ड चाइल्ड सेल जो होगा उसका, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, अब देखा होगा आपने कि जो चाइल्ड होता है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके मदर के और फादर के होते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि जो जब वो चाइल्ड का जो चाइल्ड के अंदर के जो सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो चाइल्ड में भी आते हैं। जीन्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कुछ पर्टिकुलर फीचर होंगे, जैसे कि अगर कुछ चेहरे के जो फेशियल कैरेक्टर्स हैं वो उनके एक जैसे होंगे, बालों का जो टेक्सचर है वो एक जैसा होगा। इस तरीके से जो काफी चीजें जो होंगी वो कॉमन होगी। तो कैसे आती है, जीन्स के ट्रांसफर होने से ही आती है। ठीक है, तो ये देख ही लिया आपने। अब ये क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, रेगुलेट सेल फंक्शन। सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस ही जो है वो कवर करता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक तरीके से ब्रेन होता है उसका, सेल का। इफ रिमूव द सेल डिस्क डाइज, अगर किसी भी सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कंटेन्स क्रोमोसोम्स bearers of genes that control hereditary characters। ठीक है, हेरिडिटरी तो बहुत बार आपने सुना होगा, हेरिडिटरी क्या होता है, हेरिडिटरी होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड। ठीक है, में जो कैरेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हेरिडिटरी। कोई जैसे बोलते हैं बच्चे आपस में बात करते हैं कि भाई मैं तो मोटा हूँ, मैं मोटा क्यों, क्योंकि ये हेरिडिटरी का मतलब उनके पेरेंट्स भी मोटे रहे हैं तो वो जो मोटापे वाले जो उनके जीन्स में जो इंफॉर्मेशन रही होगी वो उनके अंदर भी आ गई होगी, तो इस हिसाब से फिर वो भी मोटे हो गए। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है, वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोलाई इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई होते हैं, उनको न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या है, ये प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको बताए थे वो राउंडेड से स्फेरिकल से डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स थे जो प्रोटीन सिंथेसिस करते थे उसको ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियोलस। पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये देखिए बता रहा था मैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड डिक्टेट्स राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन तो सिंथेसाइज राइबोसोम ही कर रहे हैं, लेकिन उनको डिक्टेट मतलब या ऑर्डर, उनको ऑर्डर कौन देता है कि उनको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है या प्रोटीन को बनाना है। सिंथेसिस का मतलब बनाना, तो उसको बताता कौन है कि उनको ये प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो वो कौन बताएगा, तो न्यूक्लियोलस बताएगा। ये तो न्यूक्लियोलस के लिए ये फॉलोइंग थ्री फंक्शंस होते हैं। एक तो राइबोसोम का मैन्युफैक्चर करना उनको, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स
मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। द नेटवर्क इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम सेल डिवीजन। ये एक नेटवर्क टाइप का होता है फाइबर्स का, जो अपने एक तरीके से इनएक्टिव स्टेज में होता है, और जब सेल डिवीजन होने वाला होता है उस टाइम पे ही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स, डीएनए के थ्रेड्स, डायराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है उसके थ्रेड से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर द जीन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? क्लियर स्पेसेस विद वाटर और अदर सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो वैक्यूल क्या होते हैं? क्लियर स्पेसेस होते हैं सेल के अंदर ही, जिसमें या तो वाटर हो सकता है या अदर कोई सब्सटेंसेस हो सकता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने ये आपने जब सेल देखा था ऐसे करके सेल था, उसके अंदर ही एम्प्टी स्पेसेस थे इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये खाली या तो खाली हो सकता है या इसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह भरा हो सकता है, तो इनको वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल में थोड़े छोटे होते हैं, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बी लिखूँगा इसमें बोथ, ठीक है। प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स व्हाइल द एनिमल सेल्स हैव फ्यूअर एंड स्मॉलर वंस। एनिमल सेल्स में बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ये कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इनकी जो कवरिंग होती है ऐसे करके, ये जो कवरिंग है, कवरिंग इसकी जो वैक्यूल के अंदर की बाहर की जो कवरिंग होगी वो किसकी बनी होती है, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, टोनोप्लास्ट। ओके, ये क्या क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इनके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फूड हो सकता है सेल के लिए यूज़ होने के लिए, और पिगमेंट्स होते हैं जो कलर वगैरह के लिए काम आएंगे। ये क्या करते हैं? गिव टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल। ये क्या करते हैं? सेल वॉल, जैसे ये सेल है, ये सेल की सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल को क्या करेंगे? ये पुश करेंगे ऐसे करके, इधर की तरह से पुश करेंगे, तो ये क्या करेंगे? टर्जिडिटी देंगे सेल को, ठीक है। सेल क्या रहेगा? टर्जिड रहेगा, ठीक है। अब टर्जिड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक बलून है, ये ऐसे करके बलून है, ठीक है, ऐसे करके छोटा सा बलून है, इसमें अभी आपने एयर इन्फ्लेट नहीं किया, ठीक है, इसमें मतलब हवा कम है, तो जब हवा कम होगी तो आप इसको पुश करोगे तो इसकी शेप कैसे भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें हवा भर दी, काफ़ी हवा भरी, तो ये ऐसे करके फूल जाएगा। तो जब ये फूला हुआ होगा तो अब इसको आप ऐसे करके प्रेस करेंगे, तो प्रेस करना थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स ये बलून भी आप पे रिवर्स लगा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन वाला जो फिनोमेना होता है। तो जब इसमें पूरी तरीके से हवा भरी हुई होगी, जब पूरी तरीके से इस बलून में एयर भरी होगी, तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को ही टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। टर्जिडिटी मतलब टाइटनेस, मतलब वो अपने आप को कितना अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रहा है, ओके। तो ये वैक्यूल की हेल्प से क्या होता है? टर्जिडिटी मेंटेन होती है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपकी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स, जो सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, कहीं भी इधर उधर बिखरे पड़े होंगे, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है? जैसे स्टार्च इन प्लांट सेल्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल्स एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स सर्व एज फूड फॉर द सेल। अभी क्या क्या कर सकते हैं? या तो ये स्टार्च की फॉर्म में हो सकते हैं प्लांट सेल में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन से ही जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में टूटता है, ठीक है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज में टूटता है, उसके बाद जो ग्लूकोज होता है उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनिमल सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, जो कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फैट कंटेन करते हैं। ये फूड की एक तरीके से फूड का स्टोरेज होता है सेल के लिए, ओके। अब देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है एक टेबल है, इसमें क्या है? हमारे फीचर्स बताए गए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के, समराइज़ करें, ठीक है। देखिए वन बाय वन इनको देखते हैं। पहले क्या है? देखिए सेल वॉल है। सेल वॉल मैंने आपको बताया था, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में ही होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल में ये नहीं है, प्लांट सेल में ये है, ओके। अब मैंने इसके फंक्शन तो बता ही चुका। डेफिनेट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और ये नॉन लिविंग होती है। जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। लेकिन सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो क्या होती है, प्लांट सेल में ही होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। और क्या बताया था मैंने आपको? सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये भी बताया था कि वो सेमी परमेबल होती है, और ये जो सेल वॉल जो होती है ये फ्रीली परमेबल होती है।
परमेबल मतलब परमिट करना, ये हर तरीके के सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो सेलेक्टिवली परमेबल होगी, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर मतलब जो चीज़ें होंगी उन्हीं को ही सेल के अंदर एंट्री करने देगी, ओके। तो ये देख लीजिए। फिर देखो सेंट्रोजोम के बारे में बात की थी। सेंट्रोजोम जो था वो प्लांट सेल में तो एब्सेंट था, ठीक है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्लांट सेल में है, कौन सी चीज़ एनिमल सेल में नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर में आ सकता है, ठीक है। और कभी भी आपको फीचर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस बताने की बात हो तो आप इन दोनों चीज़ों को कोट कर सकते हैं। तो सेल वॉल और सेंट्रोजोम के बारे में आप कोट कर सकते हैं, ओके। अब वैक्यूल है, वैक्यूल तो बताया था दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में थोड़े बड़े होते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो भी कम होती है। वैक्यूल्स इफ एनी आर वेरी स्मॉल एंड टेम्पररी कंसर्न विद एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन या सिक्रीशन के लिए होते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में बताया था। प्लांट सेल में तो ये होते ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है। प्लांट सेल में मैंने बताया था आपको क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इस तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, पिगमेंट देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है। थाइलाकॉइड्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या करेगा, सन की एनर्जी को ट्रैप करके और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चर करने का काम करेगा, ओके। अब साइज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होता है यूजुअली बिग, ठीक है, और लेकिन ये जो एनिमल सेल होता है यूजुअली छोटा होता है प्लांट सेल से। साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म ऐसा एक सेमी सॉलिड होता है जो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है ये सेमी सॉलिड, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जनरली किसमें, प्लांट सेल में बोलते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों के लिए बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं या सेल के ऑर्गन्स समझ लीजिए एक तरीके से। सेल ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज मैंने आपको बताई थी, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, सेंट्रोजोम और बहुत सारी जो हैं उस तरीके, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, नॉट सो डेंस, ज़्यादा डेंस नहीं होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में जो है साइटोप्लाज्म डेंस होगा और मोर ग्रैन्युलर होगा, ठीक है। इसमें एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में जो क्या होगा, ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका जो एक तो एनिमल सेल वैसे ही डेंस हो जाएगा ग्रैन्यूल्स की वजह से और ग्रैन्युलर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक थिन लाइनिंग की तरह होगा जो कि उसकी पेरिफेरी की तरफ पुश्ड होगा, सेल की जो पेरिफेरी होगी उसकी तरफ, ओके। और साइटोप्लाज्म फिल ऑलमोस्ट द एंटायर सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो पूरा का पूरा फैला हुआ होगा, ठीक है। एनिमल सेल मान लीजिए, एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है ए से, और ये प्लांट सेल है, अगर मैं पी से डिनोट करूँ तो एनिमल सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म पूरी तरह फैला हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर अच्छे से फैला हुआ होगा, लेकिन अगर ये प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा वो ये पेरिफेरी की तरफ, मतलब आउटर एरिया की तरफ ज़्यादा फैला हुआ होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है तो बाहर की तरफ ज़्यादा फैला होगा, अंदर की तरफ कम डेंस होगा, बाहर की तरफ ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो डिफरेंसेस हैं ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनको याद करिए, याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इनको आप लिख सकते हैं, मेन फीचर्स जो हैं, ठीक है। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपका बताया है, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अनियन पील। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है इन्होंने, ये अनियन है, अनियन की बड को 4 पीसेज में काट दिया इन्होंने, और सबसे अंदर वाली जो बड होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसकी एक छोटी सी लेयर निकाल के इन्होंने क्या किया, एक जो ये होता है एक सैम्पलिंग की जो ये होती है, इसमें इन्होंने इसको इसके स्ट्रिप को रखा, ठीक है। इसको बहुत ही फाइन काटा है इसको, और फाइन काटने के बाद इसमें आयोडीन या ईओसिन सोल्यूशन इसमें डाल दिया है। अब आयोडीन और ईओसिन सोल्यूशन इसलिए डाला है ताकि जो सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपको अच्छे से दिखाई दे, ताकि वो क्या हो जाए, उसका जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें मतलब पिगमेंटेशन हो जाए, वो थोड़ा रंग जाए, और रंग जाएगा तो तभी आपको अलग से पता लग पाएगा कि न्यूक्लियस कौन सा है सेल के अंदर और बाकी चीज़ें क्या हैं।
उसको फिर आपने ऐसे करके आयोसिन या आयोडीन सोल्यूशन इसमें डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइक्रोस्कोप में रखना है। तो माइक्रोस्कोप में रख के आपको इस तरीके का देखो दिखाई देगा। ये देखिए इतने सारे ये सेल्स हैं, ये क्या होंगे, ये प्लांट सेल होंगे। प्लांट सेल क्यों होंगे, क्योंकि ये अनियन का है, तो अनियन का है इसलिए प्लांट सेल है। ठीक है, ये देखिए सेल, ये लंबे लंबे सेल हैं, और ये देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सेल की ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ही माइन्यूट होती है, सेल से भी छोटी होती है, तो वो देखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में भी कर सकते हैं या टीचर आपको करवा सकती है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात हो रही है हमारी न्यूक्लियस की टू लाइफ ऑफ अ सेल। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेल से अगर किसी भी सेल से अगर उसका न्यूक्लियस अगर रिमूव कर दें हम, तो सेल जो है वो मर जाएगा। ठीक है, द सेल डाइज। ठीक है, क्योंकि सेल ही सारे फंक्शंस उसके जो अंदर सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो न्यूक्लियस ही तो देख रहा है। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया है, ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए जब सेल डिवीजन हुआ तो ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए। ओके, और ये देखिए आगे जाके फिर ये अमीबा जो अलग अलग अमीबा हो गए सिंगल सेल, ये फर्दर आगे जाके फिर डिवाइड हो गए। ठीक है, आराम से डिवाइड होते रहे। लेकिन देखिए इसमें क्या किया, ये जब ये वाला अमीबा था, इसमें से हमने क्या करा, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया, ये इसका न्यूक्लियस निकाल दिया। अब जब न्यूक्लियस निकाल दिया तो थोड़ी देर बाद ये क्या, सेल मर गया। अब सेल क्यों मर गया, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज थे, ठीक है, उनको फंक्शन करने में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस ही तो उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब ये देखिए तीसरे में क्या दिखाया है इन्होंने, तीसरे में ये एक अमीबा था। ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसका भी न्यूक्लियस हमने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे साइड बाय साइड एक दूसरा अमीबा था, हमने क्या किया, ये दूसरे वाले अमीबा का जो न्यूक्लियस था उसको इस वाले फर्स्ट वाला जो अमीबा था जिसका हमने न्यूक्लियस निकाल दिया था, इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। जब ये न्यूक्लियस हमने इसमें ट्रांसफ़र किया तो ये सेल फिर से ज़िंदा हो गया और ये दोबारा डिवाइड कर दिया 1 and 2 में, 1 and 2 में डिवाइड हो गया। लेकिन ये जो 1 वाला था, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जब ये यहाँ पे पहुँचा 1 वाला, इसका न्यूक्लियस तो हम दे चुके थे, तो ये क्या कर गया, यहाँ पे 1 वाला ये डाई कर गया। ठीक है, मर गया। इस तरीके से देखो आपको पता लग रहा है कि सेल के लिए जो है न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। बिना न्यूक्लियस के सेल ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो देखिए आपका ये फर्स्ट यूनिट हमने मतलब फर्स्ट चैप्टर जो था सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स अगर आपको सेल के बारे में ही नहीं पता होगा तो बाकी की चीज़ें भी आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सेल के बारे में तो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से बता सकूँ। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी एक क्विक रिवीजन के लिए मैं एक वीडियो और इसमें अपलोड करूँगा, जितना ये आपको पढ़ाया गया है इसका एक क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है, ओके बच्चों।